देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम लोकेश है और ये तकरीबन 10 साल पुरानी बात है जब मेरे पास अपनी एक पुरानी बाइक थी और उसी पुरानी बाइक को लेकर मैं अपने आसपास के गांव में लोगों को देखने का काम करता था। दरअसल मैं एक प्राइवेट डॉक्टर की जॉब करता हूं और मेरी जानकारी इतनी ज़्यादा थी कि आसपास कोई बीमार होने पर सबसे पहले मुझे ही कॉल किया जाता था, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन इन दिनों बीमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। सुबह उठने के बाद ठीक से अपना मुंह भी नहीं धोता था कि इससे पहले ही मुझे पता चल जाता कि किस गांव में कितनी बीमारी फैली हुई है। इन दिनों तो मुझे ठीक से नींद तक नहीं आई थी। रात के 1-1:30 बजे अपने घर पहुंचता था और उसके बाद सुबह 5:30 बजे या 6 बजे तक वापस उठकर मुझे अपने काम पर लगना पड़ता। मेरे साथ मेरे पड़ोसी का लड़का निखिल भी था। दरअसल निखिल भी कुछ दिनों मेरे साथ रहकर इन चीज़ों के बारे में सीख गया था और साथ ही दवाइयाँ लाने में मेरी मदद भी करता था और निखिल की वजह से मुझे काफ़ी सहायता भी मिलती थी। एक दिन की बात है जब मैं और निखिल पूरे दिन की भागदौड़ के बाद भी खाना खाने में असमर्थ रहे थे। दरअसल उस दिन लोगों में बीमारी इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ और कब जाना है। हालांकि इस बीमारी के दौरान लोग बुखार के मारे तड़पते रहते थे। खासकर ये बीमारी उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ दे रही थी जो जंगल के किनारे पर थे। हमारा गांव जंगल से काफ़ी दूर था, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे गांव के लोग भी इस बीमारी की चपेट में आ गए थे। खैर, अंधेर की ऐसी काली छाया मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। सन्नाटा भी जोरों से पसरा हुआ था। शायद आज एक अंधेरी रात थी। मैं और निखिल दूसरे गांव में जा रहे थे। दरअसल आज हमें अपना आखिरी पेशेंट मिला था, इसलिए उसे देखने के बाद मुझे वापस से घर के लिए ही निकलना था, तो मैं जल्दी से उसके पास पहुंच गया। जब मैं उसके घर के लिए निकला था तो वहां के रास्ते को देखकर ही मुझे ऐसा लगा था कि कहाँ मुझे बंजर में भेज दिया है। लेकिन अब ड्यूटी थी तो निभानी तो पड़ती ही। वहाँ के एक बीमार बच्चे को देखने के बाद अब वापस से घर आने का टाइम हो गया था। इसी बीच उन लोगों ने चाय बना ली और चाय बनाते हुए मैं उनसे इसी बीमारी के बारे में बतलाने लगा। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब टाइम बीत गया और फिर जब रात के 10:30 बजने को आए तब हम उनके घर से निकले। तब तक हमें काफ़ी टाइम भी हो गया था। ऊपर से इन दोनों रात भी बड़ी होती थी और आते समय ही हमें तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। इस वक्त तो हमारा थोड़ा सा घबरा जाना भी लाजमी ही था। फिर मैं और निखिल हम दोनों वापस निकल पड़े। रास्ते में भी हमें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और उसके बाद वही हुआ जिसका हमें बहुत डर था। दरअसल ठंड की वजह से हमारी बाइक के पुराने इंजन ने हमारा साथ छोड़ दिया और हमारी बाइक एकदम से ख़राब हो गई। बाइक का इस तरह बीच में ख़राब हो जाना हमें बहुत ही घबराहट दे रहा था। मैं और निखिल दोनों ही बाइक को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करने लगे, लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि हम बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाए। शायद बाइक का इंजन सीज हो गया था, जिस वजह से बाइक का स्टार्ट हो पाना अब नामुमकिन था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। तो मैं और निखिल हम दोनों उस जंगली रास्ते में बाइक को साइड में लगाकर इधर उधर किसी के आने का वेट करने लगे। थोड़ी देर के बाद उस इलाके से एक गाड़ी गुजरी, लेकिन उसके सामने हाथ करने के बावजूद भी उस गाड़ी ने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया, जैसे हम कोई डाकू हैं। इस रास्ते की हरकतें तो मुझे काफ़ी अजीब लग रही थी। मैं और निखिल हम दोनों किसी के आने का वेट करते करते 1 घंटे तक उस सड़क के किनारे बैठे ही रहे, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं गुजरा। यह चीज़ भी मुझे बहुत ताजुब करवा रही थी कि सड़क होने के बाद भी वहाँ से कोई नहीं जाता। थोड़ी देर और वहाँ बैठे रहने के बाद हमें कोई नज़र आया। दरअसल जंगलों की तरफ कोई जा रहा था और उसे देखते निखिल ने मुझसे कहा, अरे भाई साहब, आप इतने कंजूस हो कि कोई दूसरी बाइक तो खरीद नहीं सकते। इससे अच्छा यही होगा कि जंगलों की तरफ चलते हैं, वहाँ कोई बच्चा टहल रहा है। उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से निखिल को जवाब दिया, बच्चा? लेकिन इतनी रात को बच्चा भला इस वीरान जंगल में क्या कर रहा होगा? अभी हम यही सोच रहे थे कि हमें एक बार फिर किसी के कदमों की आवाज़ आई। दोबारा हमने इस बात को भी इग्नोर कर दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब मुझे उसी ओर से रोने की आवाज़ आने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन इस आवाज़ के सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तभी निखिल ने कहा, भाई साहब आप रुको, मैं देखता हूँ आखिर है कौन वहाँ पर। जैसे निखिल जंगल की गहराइयों में जाने लगा तो मुझे भी अकेले में सड़क पर रुकना सही नहीं लगा, तो मैं भी उसके पीछे पीछे उस जंगल की गहराइयों की तरफ जाने लगा। जंगल में लंबे लंबे कांटेदार पेड़ थे जिनके बीच से गुजरते हुए मुझे और निखिल को आग जलती नजर आई, और उस आग को देखते हमें यकीन हो गया कि यहाँ पर कोई तो रहता है, और उसी तरफ से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी।
कुछ देर तक और आगे चलने के बाद हमें एक कस्बा नजर आया। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ काफी सारे लोग एक झुंड में रहते हैं। चारों तरफ लंबी लंबी टपरी लगी हुई थी, मानो यहाँ किसी समुदाय के लोग निवास करते हैं। तो मैं उनके और पास गया। फिर जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि सच में वहाँ काफी लोग थे। आज रात के लिए हम यहीं पर रुक सकते हैं। सड़क पर रुकने से तो अच्छा था कि हम इन्हीं लोगों के पास रुक जाते हैं और आग के पास बैठकर पूरी रात बिता दें। जहाँ एक तरफ निखिल को उन लोगों के साथ बैठना तक पसंद नहीं था, तो वहीं इस वक्त मजबूरी होने के कारण मुझे ये सब करना ज़रूरी लग रहा था। किसी तरह निखिल को समझा बुझाकर मैं अपने साथ ले गया और फिर जब हम दोनों उन लोगों के पास गए तो हमने देखा कि उन सभी ने अपनी गर्दन को नीचे झुका रखा है। मैंने बड़ी विनम्रता से बोला, अरे साहब जी, हमारी बाइक ख़राब हो गई है, तो क्या आज रात के लिए हम यहीं आपके पास बैठ सकते हैं? पहले तो उन्होंने हमें कोई भी जवाब नहीं दिया। उनमें से एक आदमी ने अपने हाथ से इशारा करते हुए मुझे नीचे बैठने को कहा। फिर वो आदमी बोला, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? उस आदमी की आवाज़ में मुझे थोड़ा भारीपन महसूस हुआ। मैंने उस आदमी की बात का जवाब देते हुए कहा, वो क्या है कि मैं एक कंपाउंडर हूँ और आजकल बीमारी कुछ ज़्यादा ही चल रही है, तो लोगों के इलाज के लिए गया हुआ था। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जो गांव है ना, वहीं गया था मैं, और अब आगे शहर तक जाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। मैं कल रात से थका हुआ हूँ। इतना कहकर मैं चुप हो गया, लेकिन मेरे पेट में अब चूहे कूद रहे थे जिनका इलाज मेरे पास नहीं था, क्योंकि खाना तो दूर की बात है, यहाँ सही से बैठने तक की जगह नहीं थी। तभी निखिल ने मेरे कान में कहा, भैया मुझे तो जोर की भूख लगी है यार, इन लोगों से पूछो कुछ खाने को है क्या? मैंने उसे अपने हाथ से थोड़ा सा धक्का मारा और उसे शांत रहने को कहा, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो निखिल ने उन लोगों के बारे में अपशब्दों का बखान किया था। अभी हम सभी एक गुट बनाकर उस आग के पास बैठे ही थे कि तभी हमें किसी आदमी के रोने की आवाज़ आई। इस आवाज़ को सुनकर मैंने घूमते देखा कि एक बेजान पड़ा शरीर जिसे कुछ लोग पकड़कर खींच रहे थे। भले ही दिखने में वो आदमी दुबला पतला लग रहा था, लेकिन 3-4 लोग मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे, और यह चीज़ मुझे काफ़ी हद तक अचंभित कर रही थी। हमारे पास बैठे मैंने उन 2 जनों से पूछा, अरे भाई साहब ये सब क्या चल रहा है? तो उनमें से एक आदमी ने हल्की और भारी आवाज़ में कहा, वो एक डॉक्टर है और हम डॉक्टर से नफरत करते हैं। उस आदमी की बात सुनकर मेरे तो पांव तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब ये लोग मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। फिर उन लोगों ने उस आदमी को बांध दिया। जब मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो उस आदमी ने मुझे वहाँ से भागने का इशारा किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ। तभी उनकी टपरी के अंदर से किसी महिला के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा शरीर भी थर थर काँपने लगा। मुझे नहीं पता अंदर क्या चल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कुछ अजीब चल रहा है। फिर पता नहीं अचानक निखिल के मन में ऐसा क्या जचा कि वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर उनकी टपरी की तरफ बढ़ने लगा। निखिल को उस छप्पर की तरफ जाता देख मैं भी उठ गया और उनकी तरफ चल पड़ा। जब हम दोनों उनकी टपरी में जाने वाले थे तो अचानक ही किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वहीं रोक लिया। पलक झपकते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक पल के लिए मैं पूरा अंदर तक डर गया। जिस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर गहरे घाव के निशान बने थे और उसके अंदर से एक अजीब सी बदबू भी निकल रही थी। उसके बाद मैं 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन तभी उस आदमी ने मुझे बहुत ही जोर का धक्का मारा और मैं उसकी टपरी से बाहर नीचे गिर पड़ा और मेरी आंखों में मिट्टी गिर गई। अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पैरों को पकड़कर मुझे घसीट रहा है। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं जंगलों के बीचों बीच कांटेदार झाड़ों के बीच में गिरा पड़ा था और मेरे शरीर से खून निकल रहा था। अपने आप को इस तरह की हालत में देखकर मुझे तो रोना आ रहा था। दूसरे पल मेरी नज़र निखिल पर पड़ी तो वो भी बेहोशी हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसके सर से भी खून निकल रहा था। किसी तरह मैंने निखिल को होश में लाया और उसके बाद हम दोनों उठे। हमने अपने चारों तरफ देखा तो मैंने पाया कि हम लकड़ी के एक बने झोपड़े में पड़े थे। चारों तरफ से बंद होने के कारण हम दोनों को वहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका हमने अंदाज़ा तक नहीं किया था। हम दोनों जहाँ ठंड से कांप रहे थे तो फिर अचानक उस झोंपड़े के चारों तरफ आग लगनी शुरू हो गई, मानो हम कुछ ही देर में इस आग में जलकर भस्म होने वाले हैं।
ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि हम दोनों कुछ भी समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर निखिल ने किसी तरह हिम्मत दिखाई और उस झोपड़ी के पाल को लात से नीचे गिरा दिया। उसके बाद हम उस भीषण आग से बचकर बाहर तो निकल गए, लेकिन बाहर उससे भी बड़ा खतरा मंडरा रहा था। दरअसल वो सभी लोग अब भूत बन गए थे, उनका हुलिया बदल चुका था। उस समय मुझे और निखिल को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, और वो था वहाँ से भागने का रास्ता। हालांकि उस घोर जंगल में भागना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अब निखिल मेरे आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे हम दोनों सरपट भाग रहे थे, लेकिन जंगली इलाका होने के कारण हमें कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैं और निखिल सड़क पर भागने की बजाय उस घने जंगल में ही इधर उधर भागने लगे। उन पेड़ों के बीच में एक छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी जहाँ से पैदल ही जाया जा सके। हम दोनों कुछ दूर तक तो भागते रहे, लेकिन उसके बाद हमारी सांस उखड़ने लगी। जब हमने मुड़ते हुए पीछे की तरफ देखा तो हमने पाया कि वो लोग अभी भी हमारा पीछा कर रहे थे, और ये बात तो साफ थी कि वो इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। उसके बाद किसी तरह हम दोनों एक पानी की टंकी के पास पहुंचे। सफ़ेद रंग की उस टंकी के पास हमें कोई दिख रहा था जिसके हाथ में एक बीड़ी थी, और वो बीड़ी पीते हुए उस टंकी के अगल बगल में टहल रहा था। हम दोनों जब उस जगह के एकदम नज़दीक पहुंचे तो हमने देखा कि उस आदमी की आंख एकदम लाल थी। डर तो उससे भी लग रहा था, लेकिन मैं लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, भाई साहब, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है क्या? जैसे उसने हमारी शक्ल को देखा तो उसे ये पता चल गया था कि हम दोनों बहुत ही डरे हुए हैं। फिर उसने हमारे इस तरह डरने का कारण पूछा तो हमने उसे पूरी बात बताई। हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुनकर उस आदमी ने कहा, वो लोग सभी आदमखोर हैं और आपका पीछा जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आप इस जंगल से नहीं निकल जाएंगे, और इस जंगल को रात में पार करना नामुमकिन है। अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मेरे साथ चलो। पहले तो निखिल ने उस आदमी के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए मैं जानबूझकर निखिल का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ ले गया। निखिल का कहना था कि वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे थे, खैर अब ये एक आखिरी रास्ता था। ना चाहते हुए भी हम उस आदमी के पीछे पीछे चलते गए, और फिर वो आदमी हमें लेकर उस सफ़ेद कलर की टंकी से ठीक आगे नजर आने वाले कुंड के पास ले आया। कुंड के पास पहुंचने के बाद उस आदमी ने पहले तो हमें एक दीवार के पास रोक लिया, और उसने कहा, इन प्रेतों से निपटना इतना आसान नहीं है। वो कैसे भी हर किसी के कदमों को सूंघ लेते हैं, और तब तक उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि वो इंसान मौत के घाट नहीं उतर जाता। यानी कि ये भूत तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हम इस जंगल से बाहर ना निकल जाएं। बड़ी मुश्किल से हमने उस आदमी से प्रार्थना की और यहाँ से बचकर निकलने के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि रात में इस जंगल से निकलना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आप सबसे पहले इस जंगल के पास वाले झरने के पास जाएं। आपको वहाँ सफ़ेद रंग का पुष्प नजर आएगा, और आप दोनों अपने हाथ में एक एक पुष्प लेकर वहाँ से निकल जाना। इसके बाद वो काली शक्तियाँ आपका पीछा नहीं करेंगी, लेकिन याद रहे वहाँ पर जाने के लिए आपको किसी भी प्रकार की छलावा शक्ति मिल सकती है जो आपका रास्ता भटका दे। इतना सुनकर मैं और निखिल ना चाहते हुए भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। जैसा कि उस आदमी ने बताया था कि जंगल का वो झरना यहाँ से लगभग आधे घंटे पैदल चलने के बाद आएगा, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर ही होगा। खैर फिर मैं और निखिल उस आदमी का साथ वहीं छोड़कर आगे की तरफ निकल गए। अब हमें ऐसा लग रहा था मानो इस सुनसान जंगल में हम दोनों ही हैं, हमारे अलावा यहाँ किसी का नामो निशान नहीं है। कांटेदार झाड़ियों, लंबे लंबे पेड़ और साथ ही ठंडी के इस जमावड़े ने हम दोनों को बहुत ही बुरी तरह से जमा कर रख दिया था। हमारे हाथ और पैर अब धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगे। हम दोनों उस जंगल की गहराइयों में कुछ और दूर आगे आए ही थे कि तभी मेरी नज़र वहाँ से गुजर रही एक काली बिल्ली पर पड़ी। मैंने निखिल को भी वहीं थाम लिया, क्योंकि उस काली बिल्ली को देखते ही मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे कि हम किसी बड़े खतरे में फंसने जा रहे हैं। इससे पहले मैं और निखिल उस घास फूस में नीचे बैठ गए, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर जीते जी हमारा बदन अधमरा हो गया। तभी हमने देखा कि वो आदमखोर भूत एक आदमी की लाश को अपने सर पर सवार करके हमारे ही पीछे आ रहे थे, और उन लोगों ने उस आदमी की लाश को अलग अलग भागों में बांट रखा था। सभी के चेहरे खून से लहूलुहान थे। हमें लगा कि शायद वो हम लोगों को नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। शायद उन्हें हमारे शरीर की बू आ रही थी, इसलिए वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक तो पहुँच ही गए थे, और अब आगे क्या होने वाला था हमें इसका कोई अंदाज़ा तक नहीं था।
जब हमने देखा कि यह प्रेत हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे तो हमें मजबूरन उठना पड़ा। और जब हम उठे तो हमने देखा कि वो काली बिल्ली किसी औरत में बदल गई और वहाँ पर नजर आ रहे उन सफ़ेद रंग के फूलों के आसपास मंडरा रही है। उस औरत के हाथ में एक लंबी लकड़ी थी। निखिल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस झरने से सटे हुए रास्ते में डाल दिया। लेकिन जैसे हम उस रास्ते से निकलने लगे तो एक बार फिर हमें उस सफ़ेद टंकी के पास नजर आने वाला आदमी दिखाई दिया। उस आदमी को वहाँ पाकर हम दोनों ही हैरान थे, क्योंकि उस आदमी की इतनी उम्र नहीं थी कि वो हमारी जितनी गति से चल सके, और ऊपर से उसका इतना जल्दी यहाँ पहुँच जाना, वो भी बिना दिखे। सच में हैरत करने वाली बात थी। उस आदमी ने हमें वो सफ़ेद कलर के फूल तोड़ने को कहा। उसने बताया कि जब तक हम उन फूलों को नहीं तोड़ेंगे तब तक वो आत्माएं हमारे यूं ही पीछे पड़ी रहेंगी। फिर हमने उस आदमी को वृद्ध महिला के बारे में बताया तो उसने बताया कि वो महिला यहाँ की रखवाली है और वो एक अच्छी आत्मा है। अगर तुम लोग मन के सच्चे हो और उन फूलों का गलत इस्तेमाल करने के विचार से नहीं आए हो तो वो तुम्हें नहीं रोकेगी। इतने में ही निखिल बोल पड़ा, अच्छी आत्मा और बुरी आत्मा में क्या फ़र्क होता है? आत्मा तो आत्मा ही होती है। इतना कहने के बाद उस आदमी ने अपना हुलिया बदल लिया। एक पल में ही उसका रंग देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए। हमने देखा कि उस आदमी के अब कपड़े फटे हुए थे, उसकी खाल गली हुई थी और उसका शरीर भी उन लोगों की तरह बदबू मार रहा था। हम दोनों 2 कदम पीछे खिसक गए। हम जानते थे कि यह भी एक भूत ही है। हम इतने डर गए थे कि हमारा शरीर जोरों से कपकपाने लगा। इसी बीच उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ बुरी और अतृप्त आत्मा ही नहीं होती। अगर किसी इंसान को बेवजह मौत मिली हो तो वह दूसरे इंसान के दर्द को समझ सकता है। तभी उसने बताया कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि वो हमें अपनी घटना बता सके, क्योंकि अब हमारे ऊपर उन काली आत्माओं का साया मंडरा रहा था, तो हमें किसी भी हालत में उन फूलों को तोड़ना था। कहते हैं पहले उस शुद्ध जगह पर एक ऋषि साधना करते थे। कहते हैं उस ऋषि की साधना से हर चीज पवित्र बन जाती थी। अगर हम लोग इस पुष्प को लेकर यहाँ से निकलें तो हम बहुत ही आसानी से इस भयानक जंगल से बाहर निकल जाएंगे, और अगर हम पुष्पों को बिना लिए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे तो फिर हम जल्दी ही यमराज के साथ ही हम लोग यमलोक पहुँच जाएंगे। उस आदमी की बात में दम तो था। फिर मैंने तय किया कि मैं और निखिल दोनों ही अपनी जान को जोखिम में डालकर उस बुढ़ी औरत को चकमा देकर वहाँ के पुष्प को तोड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो अच्छा भूत एकदम से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। इससे पहले कि वो अतृप्त आत्माएं हम तक पहुँच पाती, मैं और निखिल उससे पहले ही उस झरने के आसपास घूमने लगे। जब तक हमारे पास वो आदमी था तब तक तो वो बुरी आत्माएं हमारे करीब नहीं आई, लेकिन अब हमें ऐसा एहसास हो रहा था कि वो यहीं कहीं हमारे आजू बाजू में है। मैं और निखिल आँख फाड़कर अपने आजू बाजू में देखते रहे और फिर हम किसी तरह छुपते छुपाते उन फूलों के पास भी पहुंच गए। अभी मैं फूल तोड़ने ही वाला था कि तभी किसी ने मेरे पीछे से मेरी कमर पकड़ ली और मुझे पीछे खींचने लगा। जब मैंने पीछे देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही बुढ़ी औरत थी जो यहाँ की रखवाली करती है। उस बुढ़ी औरत को अपने सामने पाकर मैं डर सा गया, क्योंकि वो भी और भूतों की तरह ही बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों की जगह 2 कठपुतलियाँ थी और उनके अंदर से धुआं निकल रहा था। लेकिन उस वक्त तक तो निखिल ने अपना काम कर दिया था और उसने एक फूल अपने हाथ से तोड़ दिया। उसके हाथ में टूटा हुआ वो फूल किसी बिजली की तरह चमक रहा था। अभी वो औरत अपने नुकीले दांत मेरी गर्दन में गड़ाने ही वाले थे कि तभी निखिल चिल्लाते बोला, रुक, हम तुम्हारे फूल वापस गिरा देंगे। तब कहीं जाकर उस औरत का गुस्सा शांत हुआ। फिर निखिल ने कहा, पहले से हमारे पीछे भूत पड़े हुए हैं, इसलिए मजबूरन हम दोनों को यहाँ आना पड़ा। फिर उस महिला ने बताया कि रात में इस एरिया में कोई भी बुरी ताकत नहीं आ सकती, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तब जाकर निखिल ने सारी बात उस महिला के सामने पेश की। हमारा ये नज़ारा किसी मूवी की तरह बन गया था। हम भूतों से भी बात कर पा रहे थे। पूरी घटना सुनने के बाद उस औरत ने मुझे वहीं छोड़ दिया और उसने वो पुष्प ले जाने को कहा। लेकिन जाते समय उस औरत ने चेतावनी के तौर पर बताया कि अगर तुम्हारी वजह से यहाँ कोई दूसरा इंसान आया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। फिर मैं और निखिल डरते कांपते ही तुरंत ही वहाँ से निकल गए। लगातार 2 से 3 घंटे तक हम यूं ही जंगल के अंदर भटकते रहे। तब जाकर हमें उस जंगल से छुटकारा मिला और हम एक नेशनल हाईवे पर पहुँचे। और जब तक हम उस नेशनल हाईवे पर पहुँचते तब तक हमें काफ़ी देरी हो चुकी थी। सुबह के 5:30 बज गए थे। फिर किसी तरह अपनी जान बचाकर हम उस जगह से निकल गए।
घर पर जाने के बाद मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई, लेकिन कोई भी उन अज्ञात प्रेतों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। फिर मेरी बात एक दिन गांव के एक आदमी से हुई तो उसने बताया कि ये कुछ महीने पहले की ही बात है। उन लोगों के अंदर महामारी फैल गई थी और उस महामारी के कारण वो सभी लोग मरने लगे। डॉक्टर लोग भी उनके पास नहीं जाते थे। वो महामारी इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते वो सभी लोग तड़प तड़प कर मर गए। गर्भावस्था में होने वाली औरत भी इस महामारी की चपेट में आकर मर गई। उस रात के बाद उस जंगल में ऐसी कयामत आई कि उस जंगल के करीब से गुजरने वाले रास्ते से कोई भी नहीं गुजरता। लोग उस रास्ते के बारे में सुनकर डर के मारे कांप जाते हैं। फिर दोस्तों, उस दिन के बाद मैंने आज तक उस रास्ते को अपने सफ़र के लिए नहीं चुना। कहते हैं कि वो लोग खासकर डॉक्टर से नफरत करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।